गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका रिपोर्ट एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी 10वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 71, 18, 75, 78। तो करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि 71 आंसर जो है स्थान पे है किसमें? 10वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। कितने देशों में? 113 देशों में, यानी कि 113 देशों में भारत जो है वो 71वें स्थान पे। आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या है स्थिति भारत की। तो भारत ने 10वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 देशों के बीच में 71वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत को 57.2 अंक हासिल हुए हैं, जो कुल अंकों के लिहाज से दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर रहा है। देखिए यहाँ पे बात करें दक्षिण एशिया में तो भारत की परफॉर्मेंस जो है कुल अंकों के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन खाद्य सुरक्षा की वहनीयता यानी कि अफोर्डेबिलिटी के मामले में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे रहा है। देखिए यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। खाद्य पदार्थ की वहनीयता यानी कि खाद्य पदार्थ की जो अफोर्डेबिलिटी है उसके मामले में तो ये भारत जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे रहा है। देखिए अब आइए तुलना कर लेते हैं। अगर हम दक्षिण एशिया की फ्रेंड बात करते हैं तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे भारत की जो रैंकिंग है वो 71 पे है। पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करें तो देखिए पाकिस्तान जो है वो 75 पे है, श्रीलंका की बात करें तो 77 पे है, नेपाल की बात करें तो 79 पे है, और वहीं हम बांग्लादेश देखा जाए तो 84 पे है। ठीक है, ये है रैंकिंग। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये नेपाल हो गया और ये बांग्लादेश हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन फ्रेंड अगर हम प्रोग्रेस रेट की बात करें कि 2012, मान लीजिए हमने 2012 को आधार बनाया और 2021 के, तो इन जो लगभग 10 वर्षों के दौरान जो प्रोग्रेस दर की बात करें, जो इनके जो विकास दर की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे ना भारत मात खा जाता है। किससे? पाकिस्तान से। देखा जाए भारत की 2012 में अगर हम अंकों की बात करते हैं तो भारत जो है वो 2012 में कितना था? 54.5 था, और देखिए यहाँ पे कितना है? 57.2 है। यानी कि 2012 से लेकर के 2021 के दौरान भारत ने कितना मतलब विकास किया, कितना स्कोर हासिल किया? मात्र 2.7 अंक जो है वो बढ़ करके उसने इतना पाया। ठीक है, कितना? 2.7। ठीक है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान देखा जाए 2012 में कितना था? 50, जो कि 2012 में देखा जाए तो 45.7 था, और अगर हम वर्तमान की बात करेंगे 2021 में तो 54.7। तो देखिए पाकिस्तान ने 9 अंकों की बढ़त बनाई। तो देखिए कौन तेजी से विकास कर रहा है, किसकी बढ़त जो है, अंक जो है वो कितना ज़्यादा बढ़े हैं। तो जो भारत के अंक बढ़ करके मात्र 2 देखा जाए 7, और वहीं अगर पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो 9 अंक की बढ़ोतरी की गई है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पाकिस्तान की जो इसमें प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये तुलनात्मक। लेकिन वहीं हम बात कर रहे हैं जब पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण खाद्य के मामले में, तो भारत की स्थिति जो है वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से बेहतर हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें, बाकी खाद्य पदार्थों की वहनीयता जो अफोर्डेबिलिटी के मामले में भारत जो है वो थोड़ा सा अपने पड़ोसी देशों से पीछे रहा है। और यहाँ पे हम कारकों की बात करेंगे, कौन कौन से कारक होते हैं खाद्य पदार्थों की वहनीयता के आधार पर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो 52.6 स्थान के साथ है, और भारत देख लीजिए तो 50.2 अंकों के साथ जो है वो है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो काफ़ी बेहतर अंक हासिल किए हैं पाकिस्तान ने। और ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है वो जारी किया जाता है लंदन स्थित एक इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा, और जो है द्वारा ये डिज़ाइन किया जाता है, निर्मित किया जाता है, और इसको जो प्रायोजित किया जाता है वो कोर्टेवा एग्री साइंस के द्वारा। ठीक है, ये क्या किया जाता है? प्रायोजित किया जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो कारक हैं तो फ्रेंड 4 कारकों के आधार पे, ठीक है, ये जो इंडेक्स है वो 4 कारक होते हैं, और आपका देखा जाए तो 58 जो है यानी कि 58 जो है वो अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेत होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैं बोल रही हूँ, समझते जाइए। तो ये जो 4 कारक कौन कौन से होते हैं? एक तो ये आपके जो
इंडेक्स है वो 113 देशों में, ठीक है, 113 देशों पे लिया गया है। तो ये जो 113 देशों में खाद्य सुरक्षा में जो अंतर्निहित कारक को मापता है, और ये इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो आपके सामर्थ्य, क्या आपके पास सामर्थ्य है खाद्य तक पहुंचने की। दूसरा उपलब्धता, खाद्य की उपलब्धता है तो क्या सामर्थ्य है आपको पहुंचने का। फिर उसकी गुणवत्ता, उसमें कितना मतलब प्रोटीन मिनरल्स है उस खाद्य में, उसकी गुणवत्ता क्या है। उसकी सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन और लचीलेपन कारकों को शामिल किया जाता है, ठीक है। और हमने क्या बताया अभी, उसमें देखा जाए तो सामर्थ्यता में भारत जो है वो अफोर्डेबिलिटी के मामले में वो भारत है अपने पड़ोसी देश से पीछे है, ये भी चीज़ देखा। तो इंडेक्स से हमें ओवरऑल जो पता चल रहा है कि पिछले 10 वर्षों में जो देशों ने खाद्य सुरक्षा, जिस तरह की रैंकिंग आई है फ्रेंड, उसमें जो ओवरऑल देशों ने, जो 113 देशों ने खाद्य असुरक्षा को दूर करने की दिशा में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है कार्य किए हैं और प्रगति हुई है। ये जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया है, प्रोग्रेस है, ठीक है। और वहीं खाद्य प्रणालियों की बात करें तो खाद्य प्रणाली यानी फूड सिस्टम में देखा जाए कौन कौन सी चीज़ें इनको प्रभावित करती हैं, किनके प्रति ये संवेदनशील होते हैं। तो ये आर्थिक होते हैं, जलवायु और भू राजनीतिक जो झटकों के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि टॉप जो है शीर्ष देशों में शामिल थे, वो है आपका आयरलैंड है 84 अंकों के साथ। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए 81.3 अंकों के साथ सेकंड स्थान पे। यूनाइटेड किंगडम 81, स्विट्जरलैंड जो है और नीदरलैंड जो है, ये सब आपके शीर्ष स्थान जो है वो साझा कर रहे हैं। ये लगभग जो स्थान है वो ओवरऑल देखा जाए तो 70 से जो आपके 75 से लेकर के, या फिर देखा जाए 80 से लेकर के और 85 इन सब के बीच में है, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान, अगर हम एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जापान की जो रैंकिंग है वो पहले स्थान पे 79.3% समग्र स्कोर के साथ पहले स्थान पे। सिंगापुर उसके बाद है 77.4 और न्यूजीलैंड जो है वो 76.8% जो है। एशिया पैसिफिक में अगर बात की जाए भारत का तो वो 14वें स्थान पे, ठीक है। ओवरऑल की बात की जाए भारत तो 71 स्थान पे, लेकिन अगर हम एशिया पैसिफिक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो भारत उसमें 14वें स्थान पे आ जा रहा है और पहले स्थान पे कौन आ जा रहा है? जापान आ जा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटीज़ में देखा जाए इंडेक्स में तो 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के शून्य भूखमरी, ठीक है, जीरो हंगर, आप लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पता होना चाहिए। 17 सस्टेनेबल गोल है, आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा, उसमें भूखमरी से संबंधित कौन सा गोल नंबर है, ये आपका वर्क है, ठीक है। कौन सा गोल है भूखमरी, ठीक है, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे एक एक, ठीक है। और शून्य भूखमरी के सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रणालीगत खामियों और ज़रूरी कदमों पर ध्यान दिलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये जो भूखमरी को और कुपोषण को समाप्त करना है फ्रेंड, तो ये इससे संबंधित जो है ये जो ग्लोबल हंगर, ये आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो उसी चीज़ के प्रति कार्य कर रहा है, किस तरीके से भूखमरी जो है शून्य भूखमरी पर आ जाए। और बात है, अगर हम समाप्त करने की बात करते हैं भूखमरी और कुपोषण को, तो उसको समाप्त करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे कार्यवाही करने की आवश्यकता है या फिर कार्यवाही करना अनिवार्य है। यही देखा जाए अंतिम पायदान पे बुरुंडी है जो कि 34.7 अंकों पे। आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आपका 2 वर्क है, एक तो मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताइए, विशेष करके कौन सा गोल है जो कि भूखमरी से संबंधित है, और मुझे आप ये बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं भूखमरी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए, कुपोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये आपका वर्क है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें अच्छा समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की जाएगी। उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना जो है वो लागू की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अगले महीने से राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की जाएगी, ठीक है। तो अगले महीने से क्या जाएगा, जो राशन है वो आप जो रिमोट एरिया है, जो दूर दराज के एरिया है, वहाँ पे सरकार के द्वारा राशन की उपलब्धता कराई जाएगी। किस राज्य सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे गाँव में वाहनों के जरिए राशन पहुँचाया जाएगा जहाँ उचित दरों की दुकानें नहीं हैं, ठीक है। अफोर्डेबल रेट पे सारे लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के द्वारा पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया गया, ठीक है। यानी कि
सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट। उत्तर कोरिया, चीन, रूस, भारत। तो करेक्ट आंसर इज बी, चीन के द्वारा किया गया पहला सौर अन्वेषण उपग्रह। ठीक है, चलिए देखते हैं। चीन ने उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। ठीक है, ये चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट एक्सप्लोर कर रहा, सोलर एक्सप्लोरेशन, उसकी छानबीन करना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, सोलर सिस्टम। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। किसके जरिए? लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। ये लॉन्ग मार्च 2D श्रृंखला का 291वीं उड़ान थी, सॉरी 391वीं उड़ान, 391वीं में। ठीक है, 391वीं। ठीक है, थोड़ा सा मुझसे हिंदी गिनती की समस्या हो जाती है फ्रेंड, उसके लिए मेरी प्लीज़ माफ़ करिएगा। मुझे पता है आप लोग मुझसे ये बोलेंगे कि हिंदी नहीं है, मतलब थोड़ा सा समस्या हो जाती है। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल इम्प्रूव कर लूँगी। तो उपग्रह का नाम शीहे रखा गया है। ठीक है, शीहे जो है वो रखा गया है, और शीहे से मतलब होता है फ्रेंड सूर्य की देवी। ठीक है, सूर्य की देवी को वहाँ पे शीहे कहा जाता है। वो सूर्य की देवी जिन्होंने चीन की जो प्राचीन पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था। ठीक है, जो पौराणिक कथाएं जो होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, पुरानी जो कथाएं होती हैं, उसमें जो सूर्य की देवी थी उन्होंने कैलेंडर बनाया था, उन्हीं के नाम पे शीहे रखा गया है। और उपग्रहों को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा किया गया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। शीहे के बारे में बात करें तो इसका जो जीवन काल होगा वो 3 साल होगा, और ये 2025 में अधिकतम सूर्य का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, आफ्टर ऑल इसके बाद ही हम कर रहे हैं एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, यानी कि उसके बारे में छानबीन करना। यह उपग्रह जो सूर्य में जो विस्फोट होता है ना, तो उस दौरान जो गति उत्पन्न होती है, जो कुछ भी जो वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन होता है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। विस्फोट के दौरान जो गतिशीलता आ रही है, जो भौतिक तंत्र है, ये सारी चीज़ों से संबंधित अध्ययन करेगा। कौन करेगा? शीहे करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है? जो पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया, चीन के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ फ्रेंड, बाकी एक चीज़ और थी कि थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम होती है हमारे, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ आसपास थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। अभी फ़िलहाल तो ठीक है, बट कभी कभी होता है, तो मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कर लेंगे। बस कुछ दिन की है बात, ये परमानेंट नहीं है ये इशू, तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको मैं उस पर मेरा कंट्रोल नहीं, मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ, इसलिए बाकी जिस चीज़ पर मेरा कंट्रोल है मैं उसको सही कर सकती हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है, आप काफ़ी सपोर्टिव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संग्रहालय द्वारा आकाशीय सितारों की दुनिया का सबसे पुराना नक्शा पारित किया गया है। तो आकाशीय सितारों की दुनिया का सबसे पुराना नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा किस संग्रहालय के द्वारा? जर्मनी, फ्रांस, जापान या फिर ब्रिटिश? तो ब्रिटिश संग्रहालय के द्वारा जो है वो आकाशीय सितारों की दुनिया का सबसे पुराना नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। और तो इसके बारे में देखें तो ब्रिटिश संग्रहालय के द्वारा जल्द ही एक प्रमुख प्रदर्शनी में आकाशीय सितारों की दुनिया का सबसे पुराना नक्शा जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा, और इसका नाम जो होगा वो है नेब्रा स्काई डिस्क नामक इस डिस्कनुमा नक्शे को लगभग 3600 वर्ष पूर्व जर्मनी में नेब्रा नामक स्थान पर 2 तलवारों, कुल्हाड़ियों, 2 सर्पिल, आर्म्स, रिंग्स और एक कांस्य छेनी के साथ दफनाया गया था। ठीक है, कब तक? 3600 वर्ष पूर्व। ये फ्रेंड अगर इसके बारे में बात करें ना, तो ये जो खोज हुई है ना, ये देखा जाए 1999 में इस नक्शे की खोज हुई। ये देखिए नक्शे का फोटो है। ठीक है, यही है। ठीक है, और इसकी खोज हुई थी 1999 में, और ये जो है ना 20वीं शताब्दी का, ठीक है ध्यान रखिएगा, 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक माना जाता है। कारण है कि ये जो माना जाता है कि 1600 ईस्वी पूर्व, ठीक है 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास यूरोप के ना कुछ क्षेत्रों में एक संस्कृति थी। उस संस्कृति का नाम आपको पता होना चाहिए। उस संस्कृति का नाम था यूनिटिस संस्कृति। तो ये जो नक्शा है ना वो उसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग 1600 ईस्वी पूर्व की बात करें तो भारत में इस समय परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति हो रही है, क्योंकि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 2350 से लेकर के जो कार्बन डेटिंग के आधार पे जो भारत के जो हड़प्पा सभ्यता है इस समय भारत में, तो 2350 से लेकर के 1750 मानी जाती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो इस समय पतन हो रहा है, और
यहाँ पे यूरोप में एक संस्कृति पनप रही है जिसका नाम है यूनिटिस्ट संस्कृति। लगभग 1600 ईस्वी पूर्व की बात है, 3600 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। ये नक्शा उसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यानी कि काफ़ी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है वहाँ की यूरोप के कल्चर के बारे, यूरोप की संस्कृति के बारे में, यूरोप के इतिहास को बताने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये संस्कृति का नाम रखेगा। और ये जो डिस्क उसका मूल्य देख लीजिए, $11 मिलियन में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने आधिकारिक कैलेंडर में भास्कर बड़ा जोड़ा है? मिजोरम, लद्दाख, असम, उड़ीसा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, असम। ठीक है, भास्कर बड़ा जो है जोड़ा है आधिकारिक कैलेंडर में। और इसके बारे में बात करें तो असम सरकार के आधिकारिक कैलेंडर में भास्कर बड़ा को शक और ग्रेगोरियन युग से जोड़ा गया है। तो अभी अगर हम बात करें वहाँ पे असम के बारे में, तो असम में जो है अभी असम की सरकार के द्वारा शक कैलेंडर, जो आपका शक कैलेंडर है, और दूसरा जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो आधिकारिक कैलेंडर के तौर पर उपयोग किया जाता है। लेकिन अब देखा जाए तो भास्कर बड़ा जो है वो कैलेंडर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ये भी भास्कर बड़ा एक युग है जिसे 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक के स्वर्गारोहण की तारीख से गिना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में देखा जाए तो भास्कर बड़ा तब शुरू हुआ जब भास्कर वर्मन को कामरूप साम्राज्य के शासक का ताज पहनाया गया। कामरूप फ्रेंड असम को ही कहा जाता था, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखिए असम को कामरूप कहा जाता था पहले। तो कामरूप का शासक थे भास्कर वर्मन, और ये फ्रेंड का समय जो लगभग माना जाता है वो 600 से लेकर के 650 माना जाता है। और ये अगर आपने गुप्तोत्तर काल पढ़ा होगा तो उस समय के एक शासक थे, उत्तर भारत के शासक थे जिनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। ठीक है, हर्षवर्धन का, जब हर्षवर्धन ने शशांक का जो देखा जाए गौड़ वंश का शासक था, शशांक पे जब आक्रमण किया था तो भास्कर वर्मन ने सब साथ दिया था। ठीक है, तो भास्कर वर्मन के जो ये हर्षवर्धन के समकालीन थे, और इन्हीं के समय जो है ये जो है इनके ही समय में ये जो बात कर रहे हैं कैलेंडर की, भास्कर बड़ा जो है वो उसको जारी किया गया था। ठीक है, और ये कैलेंडर की अगर खासियत देखा जाए थोड़ा सा, तो ये जो ग्रेगोरियन के विपरीत यह जहाँ एक दिन मध्य रात्रि से शुरू होता है, असमिया कैलेंडर 24 घंटे में सूर्योदय पर शुरू होता है और समाप्त होता है। देखिए अगर अब आप लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है, रात को 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तारीखें बदल जाती हैं। ठीक है, दूसरा दिन शुरू हो जाता है, लेकिन ये 24 घंटों के आधार पे चलता है। तो एक तरीके से ये जो कैलेंडर है वो लूनर और सोलर यानी कि चंद्र और सूर्य दोनों पर आधारित है। ठीक है, ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर में सौर्य चक्र के अनुसार गणना की जाती है, जबकि जो शक कैलेंडर है और जो भास्कर बड़ा कैलेंडर में चंद्र सौर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भास्कर बड़ा और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच अगर अंतर देखा जाए तो 593 साल का अंतर है। ठीक है, शक कैलेंडर जो था वो 78 ईस्वी में, ठीक है 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, कनिष्क वगैरह का समय है आप देखेंगे तो। और जो ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर की हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1582 में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भास्कर बड़ा जो है आधिकारिक कैलेंडर असम के द्वारा। भास्कर वर्मन अगर होगा तो आप वैसे भी लॉजिक लगा लेंगे क्लास में, अगर आपको एग्जाम में अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़े होंगे तो। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, कपिलवस्तु। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कुशीनगर में किया गया है। जो आपका 2 दिवसीय सम्मेलन 20 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में किया गया है। बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे विषय था। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कुशीनगर में बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्री कुशीनगर, श्रावस्ती और कपिलवस्तु के आसपास बौद्ध सर्किट, जिसे स्वदेश दर्शन योजना के एक भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है, पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो ये जो आपका जो बौद्ध सर्किट है ना, बौद्ध सर्किट देखा जाए फ्रेंड, अगर हम लोग स्वदेश दर्शन योजना की बात करें तो इस जो स्वदेश दर्शन योजना जो है वो पर्यटन मंत्रालय मंत्रालय के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है,
उद्देश्य क्या था? भारत की पर्यटन क्षमता को बढ़ाना और विकसित करना, उनका दोहन करना। इसके लिए कुछ सर्किटों का निर्माण किया गया था, जैसे हम अभी बौद्ध सर्किट के बारे में पढ़े, इसी तरह रामायण सर्किट का, इसी तरह विभिन्न सर्किटों के माध्यम से विभिन्न सर्किट बनाए गए और उनके माध्यम से भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के और उनको विकसित करने का प्रयास प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में जो बौद्ध सर्किट है उस पर प्रकाश डाला गया, जो द्विदिवसीय कार्यक्रम हुआ। और ये जो बौद्ध सर्किट के अंतर्गत जो कुशीनगर है, जो श्रावस्ती है, जो कपिलवस्तु, अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थान है बुद्ध जी से, ठीक है, तो उनको विकसित किया जा रहा है। तो इसके बारे में देखा जाए तो बौद्ध सर्किट के तहत जो है तो पर्यटन जो मंत्रालय की योजना जो है वो बौद्ध सर्किट के कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, कपिलवस्तु, सारनाथ, बौद्ध गया समेत बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों तक पर्यटन आधारित संसाधनों को अधिकाधिक विकसित करना। तो जितने भी बुद्ध से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं, जो कि कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, कपिलवस्तु, सारनाथ, बौद्ध गया से जुड़े जो भी प्रमुख स्थल है, वहाँ पे जो पर्यटन आधारित संसाधनों को अधिकाधिक विकसित करना, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना में बुद्ध सर्किट के तहत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों के पर्यटन मंत्रालयों द्वारा परियोजना को मंजूरी दी गई, ठीक है। और कुशीनगर बौद्ध सर्किट का फ्रेंड बात करें तो जो कुशीनगर बौद्ध सर्किट का जो है वो प्रमुख केंद्र है, क्योंकि ये देखा जाए ये लुम्बिनी से 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ से कुशीनगर से फ्रेंड लगभग सारी चीज़ें बड़ी पास में है, जो बुद्ध धर्म से यानी कि भगवान बुद्ध से जुड़े जो स्थल हैं। यहीं से देखा जाए तो लुम्बिनी 150 किलोमीटर दूरी पर, वही कपिलवस्तु भी एकदम निकट है और भी सारी चीज़ें निकट हैं। और कुशीनगर और सारनाथ को मिलाकर के बौद्ध सर्किट से जुड़े कुल 6 स्थान हैं। इनमें कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी और संकीसा भी शामिल है, ठीक है। और अभी फ्रेंड आप लोगों ने कुशीनगर के बारे में सुना, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये भारत का 29वां हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का 3रा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये ना सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी ही होगा फ्रेंड, बल्कि ये जो आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भारत की सांस्कृतिक गाथा और बौद्ध सर्किट तक पहुंचने का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। इससे क्या होगा? कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनका विकास होगा, स्थानीय पर्यटन का विस्तार होगा, रोजगार के अवसर देखा जाए, अगर देखिए पर्यटन का विस्तार होता है तो पर्यटन से संबंधित जितने भी रोजगार होते हैं ना उनका भी विस्तार होता है, उनका भी विकास होता है। और जितना उनसे संबंधित जो पर्यटन से संबंधित जितने उद्योग होते हैं ना वो स्थापित होते हैं, और उद्योग स्थापित होंगे तो रोजगार होगा, ठीक है। जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तो ये सब बड़े फायदे हैं इनके, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें, आज थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है फ्रेंड, ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़ पहले से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में औद्योगिकरण और सतत विकास हेतु किस देश के साथ समझौता हुआ? फ्रांस, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर इज बी, यूएई के साथ समझौता हुआ है जो जम्मू कश्मीर में औद्योगिकरण और सतत विकास के लिए। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार ने श्रीनगर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिएगा, दुबई सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस समझौते का जो देखा जाए उद्देश्य क्या है कि इस प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिकरण और सतत विकास को नई ऊंचाई पर ले जाना है, ठीक है, नई ऊंचाई पर ले जाना। कौन मदद कर रहा है? यूएई, दुबई की सरकार। समझौते में देखा जाए क्या क्या शामिल है, तो रियल एस्टेट शामिल है, औद्योगिक पार्क है, आईटी टावर है, बहुउद्देशीय टावर है, चिकित्सीय महाविद्यालय और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, जो हॉस्पिटल्स है वो यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। इस किसके मदद से? दुबई सरकार के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के औद्योगिकरण और सतत विकास में मदद करने के लिए, ठीक है। अगला चलते हैं। किस संस्था के द्वारा स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन अफ्रीका 2020 रिपोर्ट जारी की गई? यूनेप, IUCN, WF या WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, विश्व मौसम विकास संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन अफ्रीका रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन अफ्रीका, अफ्रीका के बारे में बताया कि किस तरीके से वहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव होने वाला है। तो यह रिपोर्ट रेखांकित करता है कि हिमनदों वाले अफ्रीका के 3 पर्वत जो हिमनद हैं, ठीक है, जिसपे बर्फ जमी हुई है 3 पर्वत, वो 2040 तक हिमनद विहीन हो जाएंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा बुरा प्रभाव पड़ेगा अफ्रीका के इन 3 पर्वतों पे जो अभी हिमनद हैं, ठीक है, वो हिमनद विहीन हो जाएंगे, बर्फ पिघल जाएगी। और ये पर्वत कौन से हैं? एक माउंट केनिया मैसिफ जो कि केनिया में है, रवेजोरी पर्वत जो कि युगांडा में है, और किलिमंजारो जो कि तंजानिया में। अगर बात करें फ्रेंड तो जो अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो किलिमंजारो है, ठीक है, किलिमंजारो है।
5895 मीटर ऊंचा है। वहीं देखा जाए सेकंड नंबर पे जो है वो माउंट केनिया मैसिव है। ये अफ्रीका का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, कितना है 5199 है। और ये अफ्रीका में स्थित विलुप्त ज्वालामुखी है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित विलुप्त ज्वालामुखी है। और ये विश्व धरोहर का हिस्सा भी। देखिए फ्रेंड, किलिमंजारो के भी आसपास ना काफ़ी विस्तार है, काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो ये भी एक अपने आप में यहाँ पे भी विश्व धरोहर स्थल को शामिल है। वहीं पे तीसरा जो है रविजोरी पर्वत जो है वो तीसरा जो है सर्वोच्च शिखर है 5109, ठीक है, मीटर ऊंचा। और नील नदी का उद्गम भी माना जाता है फ्रेंड। नील नदी जो कि मिस्र की वरदान कही जाती है और ये लेक विक्टोरिया से भी निकलती है, लेक विक्टोरिया से निकलती है। रविजोरी पर्वत का ये उद्गम स्रोत मानी जाती है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आपका वर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे WMO के बारे में, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे कि इसका गठन कब हुआ, ठीक है, और ये जो है इसमें कितने सदस्य हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और हमें एक चीज़ और बताएंगे कि विश्व मौसम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किया गया। ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, जापान। करेक्ट आंसर सी, स्पेन के द्वारा किया गया है, ठीक है। ला लोरेरिया जो कि क्राइंग रूम है, किसके लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। तो स्पेन द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 24 घंटे की आत्महत्या हेल्पलाइन 100 मिलियन यूरो 116 मिलियन डॉलर के मानसिक स्वास्थ्य अभियान की घोषणा की। देखा जाए फ्रेंड, वहाँ पे अगर स्पेन की बात करें फ्रेंड, तो वहाँ पे मानसिक अवसाद से लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रसित थे, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार वहाँ पे लोग हो रहे थे, जिसमें अगर भारत जो वहाँ पे स्पेन की सरकार का एक आंकड़ा है 2019 का कि लोग अवसाद से ग्रस्त होकर के वहाँ के लोगों ने आत्महत्या जो है 2019 में 3671 लोगों ने आत्महत्या की थी, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार के द्वारा, ठीक है, ला लोरेरिया या क्राइंग रूम जो है वो स्थापित किया गया है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। और आज इसमें देखा जाए तो मैड्रिड में ला लोरेरिया का उद्घाटन होगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जिसका उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भावनाओं को दूर करना, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, स्पेन। करेक्ट आंसर इज है जापान में स्थित है माउंट एसो। और इसके बारे में देखा जाए तो माउंट एसो ज्वालामुखी जापान में स्थित है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिससे जापान के मौसम एजेंसी ने ज्वालामुखी के लिए अलर्ट जारी किया, ठीक है। तो अभी वहाँ पे विस्फोट हुआ है माउंट एसो में, इसीलिए न्यूज़ में है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। माउंट एसो दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है और जापान में सबसे बड़ा ज्वालामुखी जापान। और ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिण क्यूशू द्वीप में। देख लीजिए, ये देख लीजिए दक्षिण क्यूशू है, यहीं पे ये आप माउंट एसो जो है वो स्थित है। ये जापान का मैप है, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे देखा जाए सी ऑफ जापान है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑफ ओखोटस्क है। और ये देखिए पैसिफिक प्रशांत महासागर है, यहाँ फिलीपींस सी है, ये जापान है, ठीक है। ये देखिए जापान की राजधानी टोक्यो है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये देखिए क्यूशो है, ठीक है, जहाँ पे क्यूशो द्वीप पे ही ये आपका माउंट एसो जो है स्थित है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे 10 फैक्ट्स थे, सॉरी MCQs थे। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। जल्दी जल्दी क्विक जो है हम फैक्ट्स ऑफ द डे करते हैं कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुर्वेदिक विज्ञान के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? गांधीधाम गुजरात में किया, ठीक है। राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन नो योर पोस्टमैन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुंबई डाक विभाग के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री जो जनवरी 2022 में अपने पद से त्यागपत्र दे देंगी, गीता गोपीनाथ, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जेम्स पैटिंसन ने, ठीक है। तो जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? M नाइट श्यामलन को जो है वो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2022 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया, 21 अक्टूबर को मनाया गया। पुस्तक है द स्टार इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी।
लेखिका हैं दिव्या दत्त। जूलियन बेयर चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट की विजेता बने आर प्रज्ञानंद, ठीक है। और लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी फातिमा बानो, इंपॉर्टेंट है। नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ 2021 लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस, ठीक है। वर्ल्ड मेनोपॉज डे 18 अक्टूबर को मनाया गया। जो इसका विषय था, जो इसकी थीम थी, बोन हेल्थ थी। पूर्व हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का निधन हो गया, क्या नाम था? संसजीत सिंह था, ठीक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिन्होंने श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज ललित मलिंगा के T20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, क्या नाम है? शाकिब अल हसन, ठीक है। तो शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है T20 में? इन्होंने तोड़ा है जो श्रीलंका के जो पूर्व तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है ललित मलिंगा का, ठीक है। सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत की 22वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख, ठीक है। 8वीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता, किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पेशन कि किस राज्य के 27 जिलों में गंगा नर्सरी योजना शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में गंगा नर्सरी योजना शुरू की जा रही है। अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए किस द्वारा, ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय वर्ग को प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, गुजरात सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के दहेज संबंधी शपथ प्रमाण पत्र मांगा? वो मांगा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यह जो राज्य कर्मचारी से जो दहेज संबंधी जो है शपथ प्रमाण पत्र मांगा। हाल ही में जारी ताज़ा रैंकिंग के अनुसार कौन सा राज्य अपराध के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में मोदी वैन लॉन्च किया गया? कौशाम्बी में किया गया है। कौशाम्बी यानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से मोदी वैन, हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये थे हमारे जो हम लोगों ने MCQs देखे और अच्छा हम लोगों ने फैक्ट्स ऑफ द डे भी देखे और हमने आज आपको थोड़ा सा मैंने वर्क दिया है और मुझे पता है कि कौन अच्छे से काम करेगा। शमशेर जी हैं, शुभ जी हैं और देखा जाए तो सौरभ जी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप लोग जैसे आंसर करते हैं करिए। अभी मुझे पता है आप लोग का एग्ज़ाम है इसलिए काफ़ी अभी कम मुझे आंसर मिल रहा है। एग्ज़ाम के बाद आप अच्छे से कंटिन्यू जो है आपकी जो कंटिन्यूटी थी उसको मेंटेन रखिए, फिर से लगिए अच्छे से, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि डेली जितने करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं उसका जो है आपको PDF फाइल वो टेलीग्राम ग्रुप पे डिकोड एग्ज़ाम पे, ठीक है। डिकोड एग्ज़ाम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डेली जितना भी हम लोग MCQs जो आपका डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसकी PDF फॉर्म अवेलेबल होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।